चलिए सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली में हैं और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। पीएम हाउस में यह मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में कई मुद्दों पर बातचीत हुई और सीएम धामी ने देहरादून मेट्रो के लिए प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया। सीएम धामी एक हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे थे और साथ ही वहीं प्रधानमंत्री के साथ में मुलाकात को खासा अहम भी माना जा रहा है। देहरादून में न्यू मेट्रो की स्वीकृति के लिए भी, जिसके लिए हमने पहले भी भारत सरकार से अनुरोध किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मैंने उसका अनुरोध किया है। उसके होने से निश्चित रूप से पर्यावरण की दृष्टि से भी जो है ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाली है और 22 किलोमीटर की लंबाई की ये न्यू मेट्रो जो देहरादून के लिए है उसके संबंध में भी चर्चा की है। साथ में सौंग डैम जो कि आने वाले समय में पूरे देहरादून के लिए अगले 50 सालों के लिए जल स्तर और पेयजल की सुनिश्चितता करने वाला प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के संबंध में भी मैंने निवेदन किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में फराह खान जुड़ गई हैं दिल्ली से लाइव, और फराह का रुख कर लेते हैं। फराह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए ये दौरा अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि कल देहरादून में एक अहम बैठक थी और उसके बाद अचानक जो है सीएम धामी यहाँ आए और महीने में ये तीसरा दौरा है। और वहीं पर अगर हम विस्तार की बात करें, छटनी की बात करें, तो इन सब चीज़ों की भी बातें जो है वो बहुत तेज हो रही हैं और उसी बीच जो है वो मुलाकात हुई है पीएम से। साफ तौर पर अभी हम न्यूज़ 18 पर सुन रहे थे कि सीएम ने एक्सक्लूसिवली बताया भी है कि कितनी सौगातों को लेकर बात की है और जो मन की बात में जो भी प्रोडक्ट्स का जो नाम लिया गया था ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले, उन सारी चीज़ों को भेंट भी किया है। नई मेट्रो की बात की है, सड़कों की बात की है, पेयजल की बात की है, तमाम प्रोजेक्ट्स की बात की है। और वहीं पर अगर यूसीसी की बात करें और ज्ञानव्यापी की बात करें तो उसको लेकर भी सीएम ने कहा है कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट है, जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से हो रही हैं और उसके बाद जो है वो उसको तैयार किया जाएगा। तो ड्राफ्ट पूरा तैयार हो चुका है क्योंकि देखिए ये भी बार बार कहा जा रहा था कि पीएम को लेकर जो है वो यूसीसी पर भी मंथन होगा। तो ये जो दौरा है वो अपने आप में इसलिए अहम है। बिल्कुल, और जितनी बार पुष्कर सिंह धामी दिल्ली आते हैं यूसीसी का जिक्र जरूर होता है कि इस पर एक कदम और आगे उत्तराखंड की सरकार जरूर बढ़ी होगी, चर्चा विमर्श हुआ होगा। धन्यवाद फराह इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के दौरे के बाद उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं अब जोरों पर हैं। एक हफ्ते में मुख्यमंत्री के दूसरी बार दिल्ली दौरे ने भी बीजेपी नेताओं और मौजूदा मंत्रियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड की धामी कैबिनेट में 4 सीटें खाली हैं, तो सरकार में दर्जा मंत्रियों का बंटवारा भी अभी तक हुआ नहीं है। इस बीच सरकार के मंत्रियों के दिल्ली दौरों में अचानक तेजी आई। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को राष्ट्रीय संगठन में जगह मिलने और फिर राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का देहरादून पहुंचकर ताबड़तोड़ मीटिंग करने के बीच ही मुख्यमंत्री धामी के हफ्ते में दूसरी बार अचानक दिल्ली पहुंचने से सियासी हलचल तेज हो गई है। सियासी हलकों में इसे कैबिनेट विस्तार को लेकर हो रहे मंथन के रूप में देखा जा रहा है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है पूरा उनका हाथ में है कि वो कब वो चाहेंगे, कैसे चाहेंगे, उनका विशेष अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी जो भी फैसला लेंगे वो प्रदेश हित में होगा। वर्तमान में जो दायित्व मिला है कैबिनेट मिनिस्टर का और जो विभाग मिले हैं उनके तहत अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हूँ। आने वाले भविष्य में भी पार्टी जो भी निर्देश देगी उसका पालन करूंगी। कैबिनेट विस्तार होता है तो गढ़वाल और कुमाऊं से कई नामों की चर्चाएं, जिनमें कुमाऊं से सुरेश गढ़िया, राम सिंह केड़ा, शिव अरोड़ा, फकीर राम टमटा हैं, तो वहीं गढ़वाल से विनोद कंडारी, खजान दास, विनोद चमोली, आदेश चौहान के नाम चर्चाओं में शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी निर्णय होगा अच्छा होगा, सकारात्मक होगा और जहां तक मेरा सवाल है, मुझे संगठन ने बहुत कुछ दिया है, आगे जो भी जिम्मेदारी अगर सरकार सौंपती है तो उसका निर्वहन करेगा। कैबिनेट विस्तार हुआ तो नए चेहरों की तो एंट्री होगी, सियासी गुणाभाग में कुछ मौजूदा चेहरों की भी अदला बदली हो सकती है। हालांकि सियासी जानकारों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी बड़े फेरबदल से बचना चाहेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष 2 दिन के देहरादून के दौरे पर रहे और लोकसभा चुनाव को
नजर में रखकर बैक टू बैक कई बैठक भी की। इस दौरान में साफ मैसेज दिया गया कि ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा और सोशल मीडिया पर भी सक्रियता बढ़ानी होगी। बीएल संतोष ने बीजेपी के कोर ग्रुप से लेकर पार्टी पदाधिकारियों, 7 मोर्चों के अध्यक्ष और साथ ही सांसदों को लेकर भी विधायकों को केंद्रीय नेतृत्व का क्लियर मैसेज दे दिया है। और संतोष ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया में बहुत पहुंच बढ़ानी होगी और साथ ही पार्टी की रीति नीति समझनी होगी और साथ ही हर बूथ पर पार्टी के कार्यकर्ता को जनता के बीच में रहना होगा। इस दौरान में यूथ और साथ ही महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को भी एजेंडा बनाने की बात कही। मुख्य रूप से लोकसभा के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका विजय की और बढ़े और सब कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों का जो स्वरूप है, सब संगठन वो पॉजिटिव दिशा में जाए, इस विषय को लेकर संतोष जी का मार्गदर्शन को प्राप्त हुआ है। और आगामी दिनों के कार्यक्रम खासतौर पर सोशल मीडिया की अब हमारी प्रदेश से प्रशिक्षण भी होगा। देखिए, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग मोर्चे बने हुए हैं, प्रकोष्ठ बने हुए हैं और इन सब टोलियों के साथ संतोष जी ने अलग अलग बैठक करी है। तो हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में कैसे इन सब मोर्चों की और टोलियों की भूमिका रहने वाली है, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। अभी हमारा एक उपचुनाव भी आने वाला है, नगर निकाय के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है। तो जब हम सब इन बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो जाहिर है कि पहले जैसे आशीर्वाद दिया है उत्तराखंड में फिर से हमें देंगे। इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक इंटरव्यू में अपने पिता से हुई मुलाकात को याद किया। सीएम योगी ने कहा कि नजीबाबाद में एक कार्यक्रम में आए थे और उसी कार्यक्रम में उनके पिता भी पहुंचे थे। योगी ने बताया कि कैसे उनकी मुलाकात हुई। सीएम योगी के पिता और उनका पूरा परिवार उत्तराखंड में ही रहता है। कभी नहीं आए वो मुझसे मिलने के लिए। मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी नजीमाबाद में, और नजीमाबाद में मैं एक चीनी मिल के उद्घाटन में गया था। तो भाषण करते हुए मैंने देखा सामने जो है कोई बैठा है, तो मैं पहचान गया उनको। मैंने कहा ये तो मेरे पिताजी हैं लगता है। वो सभा के बीच में बैठे हुए थे। तो फिर मैंने सभा समाप्त होने के बाद अपने साथ के कुछ लोगों से कहा, मैंने कहा देखो यार वो आए हैं तो उनको बुलाओ, थोड़ा मुलाकात करते हैं। तो तब मेरी मुलाकात हुई थी। हाँ, वो कभी नहीं आए। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया। प्रभारी बनाए जाने के बाद में सौरभ बहुगुणा ने सीएम धामी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए उपचुनाव को जीतने की बात कही। बागेश्वर का प्रभारी मंत्री हूं और धन्यवाद करता हूं अपने प्रदेश नेतृत्व का कि मुझे उपचुनाव का भी प्रभारी बनाया गया है और संगठन से राजेंद्र सिंह बिष्ट जी को बनाया गया है। पूरी कोशिश रहेगी कि जितने वोट से स्वर्गीय चंदन रामदास जी पिछली बार जीते थे 22 के चुनाव में, उसको हम बेटर करके ये सीट तो देखिए बीजेपी पक्का जीत रही है। इधर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने राजधानी में लड़कों को सेक्स के धंधे में उतारते और उन्हें प्ले बॉय बनाने वाले पोस्टर्स की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिस पर अब देहरादून पुलिस ने छानबीन की। एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। एसपी सिटी ने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। देखिए, कुछ पोस्टर्स लगने संज्ञान में आए हैं जिसमें कि कुछ पैसे कमाने को लेकर के लोगों को ऑफर, जॉब ऑफर के संबंध में पोस्टर्स चिपकाए गए हैं और इसमें एक फ़ोन नंबर भी जो है डिस्प्ले किया गया है। इस संबंध में जो हमारी जो एसओजी है उसको बताया गया है और उसमें जांच की जा रही है। उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील के नकोड़ा कफोला में स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने को मजबूर हैं। कफोला गांव से बच्चे नकुड़ा स्कूल आते जाते हैं और ग्रामीणों ने उफनते नाले पर एक छोटा सा लकड़ी का पुल बनाकर उससे आवाजाही करना शुरू की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभिभावक बच्चों को पुल पार करा रहे हैं और बारिश के मौसम में इस जगह कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
इधर बागेश्वर के कांडा में बारिश की वजह से एक मकान बुरी तरह से खतरे की जद में आ गया। फिलहाल यहां रहने वाले परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है। परिवार पंचायत भवन में रह रहा है। लोगों का कहना है कि बारिश से खड़िया खदान का मलबा घर के अंदर पहुंच गया। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कई बार प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन कोई एक्शन प्रशासन की ओर से नहीं हुआ। रात के 12 बजे आया था, सब घर के अंदर सोए थे और फिर उनका लड़का बाहर आया, उसने मलबा आते हुए देखा। यहाँ बड़े बड़े पेड़ थे, सारे पेड़ नीचे आ गए। डर के मारे सब हम यहीं देखते रह गए। रात के हम उस रात को सोया भी नहीं। मैम जोशीमठ नगर क्षेत्र में लगातार दरारें पड़ने का सिलसिला जारी है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार के द्वारा जोशीमठ में निरंतर सर्वे का काम भी करवाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से जोशीमठ में एनडीएमए की टीम ने सर्वे किया और जोशीमठ की हालत जानने की कोशिश भी की गई। जोशीमठ में जनवरी महीने में पड़ी दरारों की 8 संस्थानों ने सर्वे रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। इसके अलावा इसरो की टीम भी जोशीमठ का भूगर्भीय सर्वेक्षण कर चुकी है और अब एनडीएमए की टीम ने दोबारा हेलीकॉप्टर से सर्वे कर जोशीमठ के हालातों का आंकलन भी किया। आपदा के लिहाज से चमोली जिला अति संवेदनशील माना जाता है, जिसकी वजह से ही चमोली में ऐसे कई गांव हैं जो आज भी आपदा की मार झेल रहे हैं और उनका विस्थापन नहीं हो पाया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चमोली जिला भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से जोन 5 में है। वहीं जिले के 63 ऐसे गांव हैं जो अति आवश्यक तौर पर विस्थापित किए जाने हैं, लेकिन इन गांव में विस्थापन की कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। चमोली में सबसे ज्यादा प्रभावित गांव जोशीमठ विकास खंड में है। इसके अलावा दशोली, थराली, पोखरी विकास खंड में भी ऐसे गांव हैं जिनका आज तक विस्थापन नहीं हो पाया है। और बरसात के दिनों में इन गांवों में पैदल रास्ते और सड़क ध्वस्त हो जाती है और लोगों को मजबूरी में जोखिम भरा सफर करना पड़ता है। यहाँ तो तकरीबन 20 परिवार रहते हैं, तो उनके लिए उतना ही 2 किलोमीटर ऊपर आना होता है, 2 किलोमीटर नेशनल हाईवे जाना होता है। तो जैसे हमें गोपेश्वर जाना पड़ता है, डीएम एसडीएम के पास गोपेश्वर कार्यालय, हमारे सारे बेस अस्पताल गोपेश्वर ही है, तो हमें गोपेश्वर जाना पड़ता है, तो यहीं से लेके जाना पड़ता है। इसके साथ साथ देवग्राम ग्राम पंचायत जो है उसके तोक, गिरा, बांसा और देवग्राम, और एक वहाँ पर जो नोट गदेरा है जो गाड़ी गदेरे से होकर के आता है, वो बरसात के सीजन में इतना विकराल हो जाता है और 2013 से उसमें मामला चल रहा है। चमोली में 63 गांव विस्थापन की श्रेणी में है, लेकिन इन गांवों की अपनी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पहचान भी है। ऐसे में इन गांवों को विस्थापित करना भी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड पर पत्थरों की बरसात हुई। बॉर्डर की रोड में मलघाट के पास में पहाड़ी से पहले भारी लैंडस्लाइड हुआ और फिर पहाड़ी से पत्थर बरसने लगे। भारी लैंडस्लाइड के कारण में बीआरओ की पोकलेन मशीन भी दब गई, जबकि ड्राइवर और रोड में मौजूद लोगों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। देहरादून के हाथी बड़कला कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन के प्रति लोगों का गुस्सा, उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। सोमवार को यहां 17 में से 13 इको डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्षों ने अपने इस्तीफे दे दिए। कॉर्बेट प्रशासन को ये इस्तीफा सौंपा गया। साथ ही उन्होंने इन गांवों की DEDC को तुरंत भंग करने की मांग की है। इन अध्यक्षों का कहना है कि कॉर्बेट प्रशासन ने लंबे वक्त से गांव वालों के साथ कोई संवाद ही नहीं किया। अधिकारी उनसे बात तक नहीं करते, जिसकी वजह से कॉर्बेट की सीमा से लगे इन गांवों में हो रहे नुकसान तक की जानकारी उन्हें नहीं होती है। साथ ही अब उन्हें कॉर्बेट द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम में बुलाया भी नहीं जाता। उधर कॉर्बेट प्रशासन जल्द ही उनसे संवाद की बात कह रहा है। मैं जो कॉर्बेट प्रशासन से हमने कई बार अपनी समस्याओं के बारे में कहा,
और हमारी बात कॉर्पोरेट निदेशक से भी हुई थी, लेकिन उन्होंने कोरा को आश्वासन दिया और हमारी कोई भी समस्या का निराकरण नहीं किया। पूरे ईडीसी में ग्राउंड में रोष व्याप्त है और हम लोगों ने आज पूरे अपना इस्तीफा सौंपा है और जो हमारी मोहरें हैं, हमारे पास मोहर है और वो मोहर हमने इनको सौंप दी है। हम डायरेक्टर सर से बात करके जल्दी से इनके साथ एक मीटिंग कराया जाएगा, इनका जो भी प्रॉब्लम्स है उसका हल ढूंढा जाएगा। तो आज आए थे उनका प्रॉब्लम्स लेके, हमको उनका ये प्रॉब्लम्स का एक ये देके गए हैं, तो जल्दी इनके साथ अभी एक संवाद होगा। उत्तराखंड का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भले ही दिसंबर में होना हो, लेकिन देश भर से इन्वेस्टर का जो रुझान आने लगा है उससे सरकार उत्साहित है। आईटीसी कंपनी ने पेपर इंडस्ट्री में 5,000 करोड़ के निवेश की इच्छा जाहिर की है, जबकि ओबरॉय ग्रुप ऑफ होटल उत्तराखंड में 3 बड़े होटल बनाना चाहता है। अपोलो ग्रुप उत्तराखंड में बड़े अस्पताल और साथ ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण करना चाहता है। अधिकारियों का कहना है कि ये हम अपनी 90% पॉलिसी साफ कर चुके हैं, लिहाजा निवेशकों के सामने पूरी तस्वीर साफ है। 25,000 करोड़ की ग्राउंडिंग की बात की है। मैंने कहा था जिस समय हमारा मेगा इवेंट दिसंबर में होगा उस समय तक ग्राउंडिंग हो जाएगी। अभी तो प्रोसेस चल रहा है और करीब अभी पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का वक्त है। देखिए, किसी भी परियोजना को चाहे आप 25,000 करोड़ का टारगेट रखें, चाहे 50,000 करोड़ का, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। प्रिपरेशन इस सेंस में कि आपकी सभी पॉलिसीज वो अच्छे ढंग से बन जानी चाहिए। इधर रामनगर में धान की रोपाई के दौरान होने वाले हुड़की बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धान की रोपाई के समय हुड़का बजाया जाता है। कुमाऊं में हुड़की बोल की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि धान की रोपाई में होने वाली थकान को हुड़के की थाप से दूर करने की यहां कोशिश की जाती है। धीरे धीरे लुप्त होती इस परंपरा को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। पहले सामूहिक खेतियां होती थी, लोग मिल करके एक आदमी का काम करते थे, तो जब बहुत सारे लोग साथ में मिलकर काम करते तो एक व्यक्ति हुड़का बजा करके गाना गाते हुए उनका मनोरंजन करता था, ताकि उनके श्रम की थकान दूर हो सके। क्लीन दून, ग्रीन दून के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA को करना है और इस साल टारगेट 1 लाख फलदार पौधे लगाना है। पर शहर के मेयर और साथ ही कांग्रेस नेता MDDA के हाल से काफी ज्यादा खुश नहीं हैं, तो शहरी विकास मंत्री हाल सुधारने का दावा भी कर रही हैं। देहरादून की मेन सड़कों पर गमलों में MDDA लिखा है, मतलब ये कि इन पौधों की देखरेख और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी MDDA की है। लेकिन जो MDDA इन पौधों को मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसने अब 1 लाख फलदार पौधे लगाने का टारगेट रखा है। पहले फेज में ये पौधे मोथरोवाला रोड, तपोवन, IT पार्क रोड, कैनाल रोड में लगाए जाएंगे। पर देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को MDDA के दावों पर भरोसा नहीं। मेयर की माने तो जो MDDA पार्कों और पौधों को मेंटेन नहीं कर पा रहा, उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। MDDA पहले जितने शहर भर में पार्क थे उसकी जो है देखरेख वो करते थे, उसकी मेंटेनेंस वो करते थे, लेकिन काफी समय से जो है MDDA भी उस ओर ध्यान नहीं दे रहा। नगर निगम के पास इतने संसाधन नहीं है कि जितने पार्क हैं उनको ठीक किया जाए। MDDA ने जो हरे पेड़ थे यहाँ की पहचान थी लीची, आम और बांस, वो तो सब कटवा दी है। अब उसका प्रायश्चित यदि MDDA कर रहा है तो मैं नहीं जानता। देहरादून को ग्रीन सिटी बनाने के लिए पौधे और पार्क के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट खर्च होता है, पर MDDA के बड़े अफसर इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। वहीं न्यूज 18 ने उद्यान अधिकारी से बात करना चाही तो वो मीटिंग में व्यस्त थे। वहीं शहरी विकास मंत्री ने कहा कि नगर निगम और MDDA में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और अगर लापरवाही होगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। हमारा मानना ही रहता है कि आपसी समन्वय के आधार पर हम काम करें और विकास चाहे नगर निगम हो चाहे हमारे MDDA हो, दोनों का एक उद्देश्य है कि हम लोग विकास भी करें और निश्चित रूप से जनता को किसी प्रकार से उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। आम और लीची के बगीचे कभी देहरादून की पहचान हुआ करते थे, पर अब उसी देहरादून में फलों के पौधे लगाने का काम हो रहा है और यही काम नगर निगम और कांग्रेस के गले नहीं उतर रहा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
उत्तरकाशी के यमुना घाटी से 3 उत्सव देव डोलियों समेत तकरीबन 8,000 लोगों का जत्था केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए रवाना हुआ। बड़कोट क्षेत्र से बाबा बौखनाथ देवता नुदेश्वर महाराज और मां भगवती की डोली केदारनाथ और बद्रीनाथ को रवाना हुई। इन डोलियों के साथ 150 गांव के तकरीबन 8,000 श्रद्धालुओं का जत्था भी था। बौख देवता मंदिर समिति, रुद्रेश्वर मंदिर समिति और मां भगवती मंदिर समिति के लोगों ने श्रद्धालुओं की जगह जगह व्यवस्था भी की थी। ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया है। बद्री केदार मंदिर समिति 3 फेज में मंदिर का काम करेगी। मंदिर का वेंडिंग डेस्टिनेशन प्लेस के तौर पर भी विकसित करने का काम किया जाएगा। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मंदिर में होने वाले कामों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भंडार गृह से लेकर शीतकालीन यात्रा के तौर पर क्षेत्र को विकसित करने का काम किया जाएगा। इधर हरिद्वार में नगर निगम क्षेत्र में लगे अवैध यूनिपोल नगर निगम को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। होर्डिंग और यूनिपोल के लिए अनुबंधित कंपनी मिडास ने मनमानी करते हुए अवैध रूप से कई यूनिपोल शहर भर में लगाए हैं। मेयर अनीता शर्मा की ओर से भी इसका विरोध किया गया। निगम के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप उन्होंने लगाया। वहीं नगर आयुक्त का कहना है कि एक्स्ट्रा लगे हुए यूनिपोल को हटाया जा रहा है। संबंधित कंपनी को हर यूनिपोल पर मार्किंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए महाबहस।